इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में खास तौर से जो सेना की व्यू रचना दिखाई देगी, रणभूमि में कैसी व्यू रचना होती है जिसे बैटल एरे कहा जाता है। आखिरकार क्यों एक सेरेमोनियल परेड से ये कॉम्बैट परेड होगी, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद इस कंटिजेंट के यानी कि जो मार्चिंग दस्ता होगा भारतीय सेना का कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को, उनके सभी के हमारे साथ जो हैं वो कमांडर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे कैप्टन मुखर्जी से, बात करेंगे जो कि ड्रोन शक्ति, जो पहली बार हम लोग देखेंगे कि ड्रोन शक्ति एक खास बस होगी, ग्लासनुमा बस जिसके अंदर होंगे कई तरह के ड्रोन होंगे। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या है उस ड्रोन शक्ति की ताकत क्या है। कैप्टन मुखर्जी, क्या होगा, किस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हम लोग गणतंत्र दिवस परेड मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कैसे आपकी ये ड्रोन शक्ति कैसे ताकत दिखाती है हमारी देश की सेना की? जी, जैसे हमने हाल ही की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा है कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर में ड्रोन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है और इस मॉडर्न डे बैटलफील्ड में ऑपरेशनल सक्सेस अचीव करने में ड्रोन्स बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो ड्रोन शक्ति इंडियन आर्मी की एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है जिससे हम फॉरवर्ड एरियाज़ में ड्रोन्स का सस्टेनेंस, रिपेयर और प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे इसको डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के कोर ऑफ ईएमई द्वारा, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें हम सभी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक स्टेप है जिससे हम एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंस कम करते हैं। और इस व्हीकल के ऊपर जितने भी ड्रोन्स डिस्प्लेड है सभी इंडिजीनियस फ्लैगशिप ड्रोन्स हैं जिनको इंडियन आर्मी के कोर ऑफ ईएमई ने डेवलप किया है इंडिया के डिफरेंट ऑपरेशनल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये हमें बता रहे हैं कि कैप्टन मुखर्जी की किस तरह से जो ड्रोन है, क्योंकि अब जो ड्रोन वॉरफेयर हम लोग देख रहे हैं, चाहे फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तो किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया रणभूमि में, बैटल फील्ड में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इनकी बस वहाँ पे होगी ताकि अगर रणभूमि में ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पर जाकर आप बना सकते हैं, वहाँ रिपेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ कैप्टन समीरा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैप्टन समीरा, आप कैसे प्रतिनिधित्व कर रही हैं सेना का इस गणतंत्र दिवस परेड में? मैं लीड कर रही हूँ जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर है, जो एक टैब्लू है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाते हुए, जो अभी तक हमें दिखा नहीं है। ये 26 जनवरी को ही हमारे सामने आएगा। इस टैब्लू में जो हमारे गणतंत्र दिवस में जो हमारे देश ने, जो हमारे देशवासी हैं और हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है और पॉलिटिकल विल है, उन सब का कैसे मिलाप हुआ और हमने सफलता हासिल करी। इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा किस तरह हमारा देश प्रिपेयर्ड है, किस तरह जो हमारे इंडिजीनियस वेपन सिस्टम्स हैं, किस तरह वो हमारे लिए एक आगे मिसाल के तौर पे इस ऑपरेशन में यूज़ हुए। कैप्टन समीरा, आपका ये कहना है कि जो झांकी होगी उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैसे अपने दुश्मन के सीमा में जाकर वहाँ पर उनके नेस्तनाबूद किए, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे या आतंकी कैंप्स थे वो देख पाएंगे। इससे हमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक दृश्य मिलेगा जो मैं आपको आग्रह करती हूँ, मैं 26 जनवरी के लिए आपके लिए सामने आएगा। तो ये देखिए, ये जब 26 जनवरी में हम लोग जाएंगे गणतंत्र दिवस परेड में, वहाँ एक खास झांकी दिखाई देगी जिसमें दिखाई देगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो 88 घंटे तक चला था, 6-7 मई की रात तक 10 मई तक, उसमें कहाँ कहाँ पर जाकर हमारे जो फाइटर जेट्स थे, हमारे लड़ाकू विमान थे, हमारी मिसाइल थी, हमारी जो तोप थी या जो भी हमारे रॉकेट से जो इस्तेमाल किए गए, ड्रोन इस्तेमाल किए गए, उन्होंने कितना बर्बादी की, तबाह किया पाकिस्तान में जाकर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, उसकी झांकी दिखाई देगी। हमारे साथ कैप्टन विपिन जियोत भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जिनके टैंक होंगे वहाँ कर्तव्य पथ पर, जो हर साल हमें दिखाई देते थे। कैप्टन विपिन जियोत, इस बार कैसे आर्मर्ड यानी कि हमारा जो टैंक है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं कर्तव्य पथ पर? सर, इस बार पहली बार हो रहा है कि कर्तव्य पथ पर अर्जुन और T-90 दोनों एक साथ मार्च कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा ये परेड को पूरा कॉम्बटाइज किया गया है, जिसमें पहले की सेरेमोनियल होता था। तो इस बार जैसे ही एक्चुअल वॉरफेयर में भी पहले टैंक से पहले रेकी व्हीकल्स मूव करते हैं, तो उन्हीं को रेकी व्हीकल्स को मूव कराया जा रहा है और उसके बाद ही टैंक मूव हो रहे हैं। एक और इसमें डिफरेंस है इस बार कि लेटेस्ट वॉरफेयर को देखते हुए, जैसे कि ड्रोन अटैक्स ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखे, तो इसलिए हमने अपने इक्विपमेंट को भी मॉडर्नाइज़ किया है।
हमने इस बार अपनी रेजिमेंट में बनाए हुए कोप केजेस का इस्तेमाल किया है, जो कि हमें टॉप अटैक और ड्रोन अटैक से प्रिवेंशन देते हैं। बिल्कुल। ये देखिए पहली बार ऐसा होगा कि जो टैंक जो हैं कि अभी क्या होता था, कभी कभी हर साल एक टैंक आता था, लेकिन इस बार 2 टैंक हम लोग देखेंगे और ये व्यू रचना में ही आएंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बैटलरी की, हमारे साथ कैप्टन विकास भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैप्टन विकास, आपका स्वागत है। आप किस तरह से लीड कर रहे हैं अपने मार्चिंग दस्ते को? मेरा नाम कैप्टन विकास है और मैं इन्फेंट्री का कंटिजेंट लीड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास यूजीवी है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। इसका बेसिकली हमारा इस्तेमाल जो होता है इन्फेंट्री का, जो लास्ट 200 मीटर 100 मीटर की जो बैटल है, जो पहले मैनुअली लड़ी जाती थी विद बेनोट एंड विद राइफल, सो उसको कैजुअलिटी कम करने के लिए वहाँ पे हम लोग इसमें यूजीवी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हमने वेपन माउंट किया हुआ है एंड हमने सर्विलेंस इक्विपमेंट माउंट किया हुआ है। तो लास्ट का जो 100 मीटर का बैटल है, हम दुश्मन को वेपन से न्यूट्रलाइज करते हैं और उसके बाद फिर इन्फेंट्री जाके लास्ट की दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हुए लास्ट की कार्रवाई पूरी करती है। बिल्कुल। तो ये होगी। और हमारे साथ कैप्टन अनिकेत भी हैं, जो कि आर्मी एयर डिफेंस से हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह के उनके इक्विपमेंट्स, किस तरह से उनकी सैन्य प्रणाली जो है इस बार हम लोग देख पाएंगे। सर, जैसा कि आपने देखा, मेरा इक्विपमेंट है आकाश मिसाइल, तो जो कि भारतीय सेना का भारत का पहला इंडिजिनियसली मेड सरफेस टू एयर में हमला करने की क्षमता रखने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता करीब 25 से 30 किलोमीटर के अराउंड है। और जैसा कि अभी सबने देखा कि ऑप सिंदूर में भी इसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। बाकी हम दुश्मन को काफ़ी पहले ही भांप लेते हैं और उसको बिल्कुल 100% इसको मारने की क्षमता रखते हैं। तो आकाश मिसाइल सिस्टम ऐसा है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हर कोई जान गया कि आकाश सिस्टम जो हमारा स्वदेशी जो मिसाइल सिस्टम है, उसने कैसे हमारी जो एयर स्पेस थी उसकी सुरक्षा प्रदान की, वो भी इस बार दिखाई देगा। हमारे साथ खुद कैप्टन तनिष्क शर्मा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैप्टन तनिष्क, हमें आप बता पाएंगे कि किस तरह के इस बार का इक्विपमेंट आपकी तरफ से दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर? जी, मैं यहाँ MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम को लीड कर रहा हूँ। यह एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है, जो कि आकाश में दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, उनके हैप्टर्स, सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स को भेजने की क्षमता रखता है। इस इक्विपमेंट की रडार रेंज 300 किलोमीटर और मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है। इसने ऑप सिंदूर में भी अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, धन्यवाद कैप्टन तनिष्क शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। MRSAM की बात जो कर रही है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपनी फतेह मिसाइल को भेजने की कोशिश की थी, उसने हमारे ऊपर दागने की कोशिश की थी, तो हमारी इन्हीं मिसाइलों ने उसे आसमान में ही, सिरसा के आसमान में ही मार गिराया था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन या मिसाइल 99% तक जो था उनको आसमान में ही तबाह कर दिया गया था और उनका नुकसान बेहद कम भारत की ज़मीन पर हुआ था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की, जिसका जश्न हम लोग देखेंगे 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश अपना पहला गणतंत्र दिवस परेड मना रहा है, यानी कि समारोह मना रहा है, और ऐसे में कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ तौर से दिखाई देगी। और इस बार जो झांकियां होंगी, जो राज्यों की और जो मंत्रालयों की होती है, उनमें खास एक झांकी होगी, सेना की झांकी होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को पूरा दर्शाया जाएगा कि 88 घंटे में किस तरह से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था भारत ने। तो वो ये झांकी है, उसका ये एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है कि किस तरह से ये हमारे जो सुखोई फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट, ब्रह्मोस ने कैसे आक्रमण किया पाकिस्तान में, उनके टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया, उनके जो फाइटर जेट्स थे, उनके टोही विमान को। और आखिरकार ये बनाने का ये परिकल्पना कहाँ से आई, उस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एयर कमोडोर मनीष सब्बरवाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कमोडोर सब्बरवाल, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले ये इस झांकी के बारे में बताइए कि जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, हमने क्या क्या इसमें दर्शाया, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ सुखोई फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल। हाँ जी, आपका धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस झांकी में हेडक्वार्टर IDS की तरफ से जो कि प्रस्तुत किया गया है, हमने एक थीम चुनी जो आज हर एक बच्चे की जबान पे है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर, और ये विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस ये दर्शाया गया है। सो झांकी में आप देखेंगे हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक छोटा सा बॉर्डर बनाया हुआ है, जो कि फेंस दिखाई गई है। आपके दाहिनी तरफ भारत है, और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त किया, और जैसे कि आपने कहा घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ मात्र 88 घंटे पे, वही हम इस पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे
एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं वो उनमें से कुछ जो हैं जो महत्वपूर्ण वाले हैं उसमें हमने दर्शाया है। जैसे कि पहली रात आपको पता है हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया था। उसमें हमने आर्मी के आर्टिलरी गन्स, वॉरमेट कामाकाजी ड्रोन और रफाल के थ्रू स्कैल्प मिसाइल फायर करके टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय किए थे। उसके साथ ही हमारा जो ये जो बीच में ये टेररिस्ट कैंप भी दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही आपने पहचाना। जो हमने जो टेररिस्ट कैंप आपने देखा है बहुत ही चर्चा में रहे हैं। सबसे बड़ा उसका रफाल फाइटर जेट, रफाल के थ्रू वो एक छोटा सा बम भी दिखाया उसके अंदर गिरते हुए। और ऑफ कोर्स रफाल एंड बाकी हाइड आउट्स भी जो थे उनको हमने आर्टिलरी गन्स और वॉरमेट के और बाकी जो इक्विपमेंट के थ्रू क्षतिग्रस्त किया था। इस बीच में जो एयर डिफेंस हमारा नेटवर्क था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम्स और L-70 गन्स यूज़ हुए थे। अगले दिन ड्रोन और मिसाइल आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही बड़ी मात्रा में ड्रोन आ रहे थे, आपको मैं बता नहीं सकता, मतलब सैकड़ों थे। जो हमने अगले दिन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था वो दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Su-30 के थ्रू एक बिल्कुल Su-30 अभी जैसे ये लॉन्च किया है इसने मिसाइल, वैसे ही वहाँ जाके दूर उसने एक हैंगर और रनवे को डिस्ट्रॉय किया। ये वाला जो सामने बिल्कुल अभी आप देखेंगे थोड़ा हमने लाइट्स के माध्यम से ये इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है। वो लॉन्च हुआ और वो डिस्ट्रॉय हुआ। सिमिलरली S-400 सर ये दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो हम लोग देख रहे थे उनका बुल्हारी कैंप जहाँ पर F-16 फाइटर जेट्स खड़े हुए थे वो तबाह हो गए थे बिल्कुल। तो ये देखिए ये जो दिखाया गया है झांकी में एक बेस दिखाया गया जो हमने देखा सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तानी वायुसेना को हुआ था उनके कैंप में हुआ था, जहां पर उनके F-16 फाइटर जेट खड़े हुए थे और जो बिल्कुल उसके वीडियोस भी सामने आए थे, उसी को यहाँ दिखाया गया है, इस मॉडल में दिखाया गया है। सर आप S-400 के बारे में बताएं। हाँ जी, जो S-400 है उसका फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड किल भारत के इस ऑपरेशन में हुआ है। यही हमने दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे ये जो S-400 है ऑलमोस्ट 300+ किलोमीटर्स दूर एक उनका जहाज़ उड़ रहा था उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी इस छोटे से ऑपरेशन में, छोटा मतलब कि जस्ट 88 घंटों का ये ऑपरेशन था, उसमें हमने इतना कुछ करने की नुकसान करने की कोशिश कर। देखिए ये पाकिस्तान की वायुसेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनके जो हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट से टारमैक पे खड़े हुए थे, ये दरअसल जो टोही विमान है, जो एयर कमोडोर सबरवाल ने बताया हमें कि S-400 मिसाइल ने जो 300 किलोमीटर दूर जाके मारा था, जिसके बारे में वायुसेना प्रमुख ने भी बताया था। ये टोही विमान था 300 किलोमीटर, ये हमारी जो सीमा थी उसकी निगरानी या कह सकते जासूसी करने की कोशिश कर रहा था और उसको वहाँ टारगेट किया, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो ये सब इस्तेमाल जो किया गया, जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, वो सब इस मॉडल में हमें दिखाई देगा। सर एक चीज़ और, हमने हार्पी और हारूप जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया था लाहौर में जाके, उन्होंने उनके जो रडार स्टेशन तबाह किए थे। बहुत सही है, आपने भी उसका वीडियो शायद देखा होगा। वो इसके बीच में हमने ये दिखाया है हेरॉप कामाकाजी जो ड्रोन है हमारा, कैसे इसने HQ-9 के जो रडार है, जो उनका एयर डिफेंस, वो बहुत ही बिल्कुल सही, उसके रडार को कैसे इसने क्षतिग्रस्त किया था, वो एक दिखाने की जो कोशिश की है। तो चाइनीज़ जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान, उनको कैसे तबाह किया गया था, वो भी इस में माध्यम से दिखाया गया है। सर हमने क्योंकि देखा कि नेवी का भी आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एक जंगी जहाज़ हमारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी मिली थी कि नौसेना ने भी थोड़ा अपना इसमें योगदान दिया था, उसके बारे में। जी हाँ, नौसेना जो कि हमारे तीनों सेना का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, हम इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। इनकी जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी अरेबियन सी में, जो इन्होंने नेवल ब्लॉकेज बनाया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस ऑपरेशन सिंदूर में रहा है उनका, जो हमारी जीत का एक हिस्सा है। इसलिए तीनों सेनाओं का ये एकीकृत होके जो इन्होंने ऑपरेशन में पार्ट लिया है, वही दर्शाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऑपरेशन सिंदूर और गणतंत्र दिवस की भी। तो ये जय हिंद सर। तो ये जॉइंटनेस दिखाई गई IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस जो हेडक्वार्टर है, उसने ये अपनी झांकी तैयार की, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से थल सेना, वायुसेना और नौसेना का भी जो योगदान था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके जरिए हमने पाकिस्तान को कैसे जो था अपने घुटनों पर उसको ला दिया था, जिसके बाद उसने खुद अपील की कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। भारतीय सेना की जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, वो आपने ऐसी देखी होगी, ये जो नई है ऑलिव है ये,
वर्दी जो है अब डिजिटल है, लेकिन हमारा इस बार गणतंत्र दिवस परेड में खास तरह के सैनिक दिखाई देंगे जो इस तरह की यूनिफॉर्म में, वाइट यूनिफॉर्म में है। और ये वाइट यूनिफॉर्म कैसे है कि जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, पहाड़ वाले, सियाचिन वाले, वहाँ पर इस तरह की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। तो ये पहली बार मार्च कर रहे हैं ये सफ़ेद अपनी यूनिफॉर्म पहनकर। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट अमित चौधरी हैं जो कि इन वाइट जो सोल्जर्स हैं उनकी जो कंटिजेंट है, यानी कि जो मार्चिंग दस्ता है, उसका कमांड कर रहे हैं। आपका स्वागत है लेफ्टिनेंट अमित एबीपी न्यूज़ पर। आप बताइए कि ये यूनिफॉर्म कैसे अलग है जो बाकी जो सेना के जो सैनिक पहनते हैं। ये एक स्पेशल क्लोथिंग है जो कि हाई ऑल्टूड एरियाज़ में काफ़ी मदद करता है। इसको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम कहते हैं। इसको 3 लेयर सूट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है ब्लैक, मिडल लेयर है वो है ग्रीन एंड दिस थर्ड लेयर एज यू कैन सी इज़ ऑल वाइट्स। हमने ये आरआई बूट्स भी पहने हुए हैं जो कि हमें फ्रॉस्ट बाइट से बचाता है इन सच हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़। ये पूरा किट है, ये हमें 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बचाता है। -50 डिग्री? हाँ जी, -50 डिग्री सेल्सियस तक। और ये हमने स्पेशलाइज्ड पोलराइज्ड ग्लासेस भी पहने हैं जो कि हमें हाई इंटेंसिटी सनरेज से बचाते हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में। जो लेफ्टिनेंट अमित चौधरी हैं ये अब तो हैं और सबसे यंगेस्ट, जो सबसे कम उम्र के और इनको कम जिनका अनुभव है सेना में, वो अधिकारी हैं जो कि लीड कर रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है आपको कमीशन हुए? हाँ जी, मेरी 1 साल की सर्विस हो गई है। 1 साल की सर्विस है, लेकिन ये कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के पिता जो हैं वो भी सेना में थे और उन्होंने भी कर्तव्य पथ, जब इसको राजपथ कहा जाता था, यहाँ पर हिस्सा लिया था गणतंत्र दिवस परेड में। उनसे ही पूछेंगे। लेफ्टिनेंट अमित, अपने फादर के बारे में बताइए, उन्होंने कब हिस्सा लिया था और कैसे आपको प्रेरणा मिली सेना में आने के लिए, और कितना गौरव का पल है कि खुद आप भी यहाँ पर कर्तव्य पथ? मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं उसी सेम कर्तव्य पथ पे मार्च करने जा रहा हूँ जिसमें मेरे पिता ने 1990 की रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया था। उन्होंने मार्च किया था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कंटिंजेंट में। लेफ्टिनेंट अमित, कैसे जो क्या कार्य क्या रहता है, क्या मतलब किस तरह का काम करते हैं स्काउट्स जो हैं इस बार हम लोग कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं? स्काउट्स जो हैं दे आर मेजरली डिप्लॉयड इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। देयर रोल इज़ इन माउंटेन वॉरफेयर एंड ऑल्सो apart from the mountain warfare, they are also useful in such also rescue operations as well. They are very expertised in mountaineering skills, navigating through rock faces and high endurance as well. धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेफ्टिनेंट अमित हमारे साथ हैं जो कि स्काउट्स, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अलग अलग सेना की जो स्काउट्स रेजिमेंट हैं, बटालियन इनको कह सकते हैं, वो जो है मिलकर जो है हिस्सा ले रही हैं। और ये खास तौर से जिसमें आपकी जो आप कौन सी स्काउट से हैं? मैं 2 अरुणाचल स्काउट, अरुणाचल से हैं। अरुणाचल है, सिक्किम है, लद्दाख स्काउट्स हैं। इनको मिलाकर एक पूरी दस्ता बनाया गया है। और ये वो दस्ते हैं स्काउट्स के जो कि ऊंचाई वाले माउंटेन वॉरफेयर में इनको एक्सपर्टीज़ है, जो कि इनमें अधिकतर वही सैनिक होते हैं जो कि उसी एरिया के होते हैं। इसलिए इनका काम जो होता है, चाहे वो रैकी करना हो, बैटलफील्ड में जाकर सीमा क्षेत्रों में जाना हो, या फिर जो है कोई जानकारी इकट्ठा करना हो, वो सब ये जो देते हैं। उसके बाद जो है सेनाएं आगे बढ़ती हैं और अपना जो भी उनको ऑपरेशंस होते हैं उनको अंजाम देती हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में अगर हम लोग देखेंगे कर्तव्य पथ पर, तो भारतीय सेना की जितने भी मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो पारंपरिक जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे फिर वो उसमें आप देखेंगे कि म्यूल्स हैं, डॉग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और पहली बार जो है डबल हम्ड कैमल भी दिखाई देंगे। आखिरकार किस तरह से ये हिस्सा लेते हैं भारतीय सेना की लॉजिस्टिक में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आरवीसी यानी कि रिमाउंटेड वेटरनरी कोर की जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, जो कि पहली महिला अधिकारी हैं आरवीसी कोर में भारतीय सेना की, कैप्टन हर्षिदा राघव। आपका स्वागत है कैप्टन एबीपी न्यूज़ पर। इस बार किस तरह से जो आरवीसी है वो अपने जो एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको यहाँ पर दर्शाएगा? जी, रिमाउंट वेटनरी कोर का जो दस्ता है इस बार रिपब्लिक डे परेड 2026 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। एंड हम स्पेशलाइज करते हैं आर्मी एनिमल्स को ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग और उनके हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स में। एंड इस कंटिजेंट में आप देखेंगे कि
2 बैक्ट्रियन कैमल्स जो कि लद्दाख से आए हैं, 4 जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। आर्मी डॉग्स में भी हमने 5 प्रकार की इंडिजिनस ब्रीड को इस बार यूटिलाइज़ किया है, जो कि एक यूनिक कंपोनेंट है, इस कंटिंजेंट का हिस्सा बना हुआ है। कैप्टन हर्षिता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना इतनी मॉडर्न एक आर्मी बन रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग क्या अभी भी इन पारंपरिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो एनिमल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग भारतीय सेना करते हैं, प्लीज हम लोग दर्शा रहे हैं। यस, ये जो एनिमल्स हैं ये इंडियन आर्मी के ही सोल्जर्स हैं एंड डिफ़िकल्ट टेरेन्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑपरेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये जानवर अभी भी निभा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था एक ड्रोन, काउंटर ड्रोन, एक बाज भी है, तो वो भी इसमें दिखाई देगा हम लोगों को? हाँ जी, जो 4 रैप्टर्स हैं प्रेजेंटली उनका ट्रेनिंग आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज में किया जा रहा है। 2 तरीके के इंपॉर्टेंट रोल्स जिसके लिए उनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो एंटी ड्रोन ऑपरेशंस और सर्वेलेंस है। उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया जाता है जिसकी मदद से हम उन्हें सर्वेलेंस पर्पसेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये जो डबल हम्प्ड जो कैमल है जो हम लोग देखते हैं नुब्रा वैली जो लद्दाख में दिखाई देते हैं, तो इनको भी क्या अभी लाया गया, हाल के सालों में लाया गया है, इनको सेना में लाया गया? क्योंकि पहले बीएसएफ के पास जो डेजर्ट में जाने वाले कैमल्स हुआ करते थे। यस, ये जो बैक्ट्रियन कैमल्स है ये एक एंडेंजर्ड ब्रीड है एंड रिमाउंड वेटनरी कोर ने इसको, इनके ब्रीड को, इनकी जो ये पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड ब्रीड है, इनका ब्रीडिंग, रेयरिंग और ट्रेनिंग का स्पेशलिटी ऑब्टेन करके इनका बचाव किया जा रहा है एंड इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए ऑपरेशनली रेडी किया जा रहा है एंड रिसेंटली इनका इंडक्शन हुआ है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कैप्टन हर्षिता है जो बता रही है कि किस तरह से जो आरबीसी है जो कि काफ़ी कम हम लोग देखते हैं कि अब क्योंकि सेना जो है मॉडर्न अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी किस तरह से जो पारंपरिक जो हमारे एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सेना में कैसे किया जाता है, बैटलफील्ड में कैसे किया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि रैप्टर्स जो हैं, बाज जो हैं एक तरीके के, उनको ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कैमल्स हैं उनको ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि वो उसी रीजन में रहते हैं, उनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे किया जाता है सेना के द्वारा, उनको इस बार दर्शाया जाएगा यहाँ कर्तव्य पथ पर। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।